सोनपुर नाम के गांव में एक लक्ष्मण नाम का किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उनके 2 बच्चे थे, रितु और सोनू। लक्ष्मण बहुत ही मेहनती किसान था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर जमींदार के खेतों में मजदूरी करने जाता था। फिर सुबह सुबह लक्ष्मण अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, जरा सुनती हो? क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? जमींदार सेठ ने मुझे शाम को तालाब के पास किसी काम से बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन समय रहते वापस लौट आना। इतना कहकर लक्ष्मण अपनी कुदाल लेकर खेत की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। दिन भर जमींदार के खेत में काम करने के बाद लक्ष्मण जमींदार से मिलने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ता है। अरे भाई लक्ष्मण, कैसे हो? परिवार कुशलता पूर्वक तो है ना? हाँ सेठ जी, आपकी दुआ और प्रभु के आशीर्वाद से सभी कुशल ही है। लक्ष्मण, आजकल खेतों का काम कैसा चल रहा है? लक्ष्मण, इस बार पिछले साल से ज्यादा खेती करना है। इस बार थोड़ा खेती में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आगे ईश्वर की माया है। अरे भाई लक्ष्मण, बातें करते करते जो काम से तुम्हें बुलाया था वह काम तो बताना ही भूल गया। लक्ष्मण, कल सुबह तुम्हें एक छोटा सा सामान लेकर रामपुर गांव जाना है। रामपुर गांव में मेरे मित्र पंकज को सामान दे आना। मैं किसी काम से कल पास के गांव जा रहा हूँ, इस कारण मैं तुम्हें यह काम सौंप रहा हूँ। बस इतनी सी बात है, मैं इस सामान को कल ही पहुँचा दूंगा सेठ जी। लक्ष्मण, इस काम के बदले मैं तुम्हें अपनी 20 बीघा जमीन खेती के लिए देता हूँ। तुम जितना भी फसल करोगे उस फसल का आधा भाग तुम्हारा होगा और आधा भाग मेरा। 20 बीघा जमीन? सेठ जी, आप क्या सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ लक्ष्मण, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, ठीक है? सेठ जी, ये आपका फैसला मुझे मंजूर है। मैं 20 बीघा जमीन पर खेती जरूर करूँगा। लक्ष्मण सेठ जी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से सेठ जी से सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। किधर गई हो? सुनती हो? जरा इधर आना। अरे मैं आ रही हूँ, आप समय रहते सेठ जी से मिलकर आ गए। आज आपका चेहरा पूरे दिन से कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, क्या बात है? कल सवेरे मुझे सेठ जी के काम से रामपुर गांव जाना है। वहाँ सेठ जी के मित्र पंकज को सेठ जी के द्वारा दिए गए सामान को पहुँचाना है और बोले, क्या तुम जितना भी फसल करोगे उस फसल का आधा भाग हमारा और आधा भाग सेठ जी का होगा। भाग्यवान, ये सब प्रभु की कृपा है। यह सुनकर राधा खुशी से मन ही मन के अंदर झूमने लगी। अगले दिन सुबह सुबह लक्ष्मण अपनी पत्नी से कहता है, मैं रामपुर गांव के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और समय रहते घर वापस लौट आना। यह कहकर लक्ष्मण सेठ जी का सामान लेकर रामपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। लक्ष्मण चलते चलते आखिरकार रामपुर गांव में पहुंच जाता है। अरे नमस्ते लक्ष्मण भाई, कैसे हो? सभी सोनपुर वासी कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते पंकज भाई, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हो? और हमारे सोनपुर वासी भी ठीक ही हैं पंकज भाई। मैं ठीक हूँ। रामपुर गांव कैसे आना हुआ? मेरे मित्र कैसे हैं? पंकज भाई, सेठ जी भी ठीक हैं। उन्होंने आपके लिए एक सामान भिजवाया है, इसीलिए सोनपुर से रामपुर आपके यहाँ आया हूँ। फिर लक्ष्मण पंकज को अपना सामान दे देता है। अरे लक्ष्मण भाई, इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए होगे, फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद चले जाना। अरे नहीं पंकज भाई, इतनी दूर जाना है, धीरे धीरे चलता हूँ, कहीं रास्ते में थोड़ी देर आराम कर लूँगा। यह कहकर लक्ष्मण अपने गांव सोनपुर के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद लक्ष्मण सोचता है कि क्यों न इस पेड़ की छाया में
थोड़ी देर के लिए आराम किया जाए। यह सोचकर लक्ष्मण पेड़ की छाया में बैठ जाता है। उसी समय थोड़ी देर में एक सुरेश नाम का आदमी आता है और लक्ष्मण के साथ ही बैठ जाता है। अरे हरिया भाई, कहाँ से आ रहे हो आप? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। सुरेश भाई, मैं सेठ जमींदार के काम से रामपुर गांव गया था। मैं वहीं से आ रहा हूँ। थोड़ी थकान सी होने लगी तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं। सुरेश भाई, आप वैसे कहाँ जा रहे हो? मैं महामाया मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ। वैसे लोग कहते हैं जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं, माँ महामाया के दर्शन मात्र से ही कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। माँ महामाया उनकी मनोकामना कुछ ही दिनों में पूर्ण कर देती हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। घर जाकर मैं अपनी पत्नी को मंदिर के बारे में जरूर बताऊंगा। यह कहकर लक्ष्मण जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर जाकर लक्ष्मण मंदिर के बारे में सभी बात अपनी पत्नी राधा को बताता है। हमें माँ महामाया मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ये बात सुनकर राधा बहुत खुश होती है और लक्ष्मण से कहती है, जरूर, हम मंदिर के दर्शन के लिए जरूर चलेंगे। लेकिन आपको मंदिर जाने का कैसे मन में विचार आया? आप तो कभी मंदिर जाने का नाम ही नहीं लेते थे। वह क्या है ना, रास्ते में सुरेश भाई मिल गए थे। वह बोल रहे थे कि महामाया मंदिर जाने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए मैं भी सोचा क्यों ना हम सब भी चलकर दर्शन करके आ जाएं। अगले दिन सुबह सुबह लक्ष्मण अपने परिवार को लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ता है। लक्ष्मण अपने परिवार को लेकर माँ महामाया मंदिर दर्शन करने पहुंच जाता है और अपने परिवार को मंदिर के अंदर लेकर जाता है। अंदर जाते ही लक्ष्मण सबसे पहले माँ महामाया को प्रणाम करता है। लक्ष्मण को मंदिर के बारे में जानने की इच्छा होती है तो वह पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी मंदिर के बारे में सभी जानकारी लक्ष्मण को देते हैं। फिर लक्ष्मण सब चीज जानकर मंदिर में फिर से दर्शन करके अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही दिनों बाद हरिया की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उनका परिवार खुशहाल हो जाता है और जमींदार के द्वारा दिए गए खेतों में अनाज उगाकर लक्ष्मण धनवान हो जाता है और अंत में लक्ष्मण का परिवार एक नया खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करता है। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। जयपुर में कल्याणी नाम एक समुदाय है। कल्याणी का काम होता है बुलावा आने पर किसी की अर्थी के सामने रोना, शोक जताना। जयपुर में आज भी ये प्रथा हमें जीवित स्वरूप से दिखाई देती है। हमारी आज की कहानी है जमशेद नाम के व्यक्ति की, जो एक कल्याणी समुदाय की बस्ती का मुखिया था। उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही था। रेगिस्तान से आती हुई ठंडी हवाएं बदन को मानो चुभ रही थी। हाथों में लालटेन पकड़े हुए जमशेद तेजी से चल तो रहा था, पर झाड़ियों से आती आवाजें बता रही थी कि अंधेरे में बसने वाले कई जानवर आसपास मौजूद हैं। जमशेद को उस रात जमींदार सेठ के घर बुलाया गया था। जमींदार सेठ की पत्नी की अचानक मौत हो गई थी और जमशेद उसी घर में मातम मनाने जा रहा था। बाकी गौरी कुछ देर बाद जमींदार सेठ के घर पहुंचने वाली थी। दूर से जमशेद को जमींदार सेठ का घर दिखाई दिया और उसकी चाल जरा सी धीमी हो गई। जमशेद एक अनुभवी था। मौत का साया उसे दूर से ही महसूस हो जाता था। जमशेद ने एक बार अपने गले पर बांधा हुआ ताबीज छुआ और आगे बढ़ा। चलिए ना, अंदर चलिए, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, जमशेद और उसके साथी आ गए। चलो शुरू करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मालकिन की अचानक कैसे मौत हो गई, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जमशेद, तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। नहीं सेठ जी, हम शोक नहीं जताएंगे जब तक मुझे आप इनकी मौत का कारण नहीं बताते। आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? जमींदार जी से आप सवाल पूछेंगे? तू चुपचाप अपना काम करो और चलता बन। हम कल्याणी जरूर हैं, लेकिन मैं अपनी बस्ती का मुखिया भी हूँ।
मेरे हर कल्याणी का सुरक्षा मेरा पहला लक्ष्य है। आपकी पत्नी की मौत आम हालात में नहीं हुई है। शायद मुझे यहाँ कोई अघोर साया महसूस हो रहा है। आप किसी और बस्ती से कल्याणी बुला लीजिए, लेकिन हम में से कोई आज शोक नहीं जताएगा। चलो अब, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जमशेद, याद रखना, अगर तुमने यहाँ पर शोक व्यक्त नहीं किया तो आज के बाद तुम्हारी बस्ती में खाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम जानते ही हो तुम्हारा जीवन का दिनचर्या हम जमींदार से ही चलता है। इसीलिए हमसे दुश्मनी मोल मत लेना। जमींदार चिल्लाता रहा, पर उसकी एक न सुनकर जमशेद अपनी पूरी मंडली को लेकर वहां से जाने लगता है और घर के बाहर निकल जाता है। तभी उसके मंडली से गौरी जमशेद से कहती है, सुनिए, आपने शोक जताने से मना क्यों किया? हम इतनी दूर से आए थे और बिना कुछ कमाए जा रहे हैं। इसकी कोई वजह है क्या? गौरी, हम बाप दादाओं से यही काम करते आ रहे हैं। यूँ समझो जिंदगी से ज्यादा हम मौत के साथ रहते आए हैं। इतने सालों में मौत से इतनी गहरी पहचान हो गई है कि उसके हर पहलू हम जान सकते हैं। मालकिन की मौत कोई आम मौत नहीं है। उसके शव पर रोना खतरे से खाली नहीं। मुझे ये महसूस हुआ, जो उसके शव पर रोएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी साथी खतरे का सामना करे। जमशेद ने अपने साथियों को उस रात बचा लिया, लेकिन आने वाले दिनों में उन पर क्या गुजरने वाली थी, इस बात का किसी को कोई अंदाजा न था। अगले दिन से ही बस्ती का माहौल बदला बदला सा लगने लगा। दिन तो ठीक कट जाता था, लेकिन रात में खाना खा ले और जल्दी सो जा, कल अपने बाबा के साथ बकरियां चराने जाना है, चल जल्दी चल। माँ, कैसी आवाजें आ रही है? मुझे ये आवाज सुनकर बहुत डर लग रहा है। चुप रहो, हमें मुखिया जी को ये बतानी होगी। ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं लग रहा है, इसीलिए हम तुरंत जाकर मुखिया जी को बताते हैं। इतना कहकर वो औरत अपने बच्चों को लेकर मुखिया जी के घर जाती है और कहती है, ये अच्छा संकेत नहीं है। रात में कई बार ऐसी आवाजें आती है। डर के मारे हम सबका बुरा हाल हुआ था। मुखिया जी, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये ना हो, इसीलिए मैंने जमींदार सेठ के पास रोने के लिए मना किया था, पर पता नहीं फिर भी वो साया हमारे बस्ती तक कैसे पहुंच गया। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए और हमें इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा? इतनी बात सुनते सुगंधा नाम की एक औरत पानी लाने के लिए अपनी बस्ती से दूर गई। सुगंधा चलकर बस्ती की तरफ आ रही थी। उसे झाड़ियों में से किसी जानवर के चलने की आवाज सुनाई दी। डरी हुई सुगंधा तेजी से चलने लगी, लेकिन उसकी रफ्तार बढ़ते ही झाड़ियों से आती हुई कुर्राहट भी बढ़ गई। पानी का मटका फेंक दिया और वो बस्ती की तरफ दौड़ने लगी, पर अचानक किसी अजीबोगरीब जानवर ने उस पर झपटा। सुगंधा छूटने की जो तोड़ कोशिश करती रही, पर वो जानवर उसे झाड़ियों में खींच कर ले गया। सुनाई देती रही तो सुगंधा की चीखें और उसका दर्द कराहना। आखिर देखो, सुगंधा की सूजन से पूरा शरीर कितना फूल गया है। जरूर उसकी बहुत दर्दनाक मौत आई होगी। पता नहीं हमारे बस्ती के लोगों के साथ ये किसने किया होगा। सवाल ये है कि आखिर सुगंधा ही क्यों? हमने जमींदार के घर शोक नहीं जताया। ये हादसा होना ही नहीं चाहिए था। जरूर सुगंधा से कुछ गलती हुई है। सच बता बबलू, तुम कुछ जानते हो? उस रात आप सब लौट आए थे, सब अपने अपने घर गए। तभी जमींदार सेठ जी का आदमी आकर सुगंधा से मिला। उसने ज्यादा पैसे दिए। सुगंधा को मैंने लाख मना किया, पर पैसों के लालच में सुगंधा ने एक न पानी। देर रात वो जमींदार की पत्नी के शव पर शोक जताकर ही लौटी। आप ये कहानी जल्दी खत्म नहीं होगी। सुगंधा अकेली तो नहीं गई होगी, और कौन था उसके साथ? बताओ, कौन गया था उसके साथ? उस रात सुगंधा के साथ कौन था? कल्याणी बिरादरी के लोग कभी अकेले शोक पर नहीं जताते। सुगंधा ने पैसों के लालच में अपने साथ और कल्याणी की जान को भी जोखिम में डाल दी। जमींदार की पत्नी की मौत के साथ शुरू हुआ ये चक्र अब कहाँ जाकर थमेगा?
ये कोई नहीं बता सकता। आगे की कहानी जानने के लिए आप देखिए इसका पार्ट 2।